नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम जनता का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा में हम जनता से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं और जनमत बनाने का प्रयास करते हैं कि जनमत किस ओर है। आज का जनता का एजेंडा का जो विषय है कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला करने की जो धमकी दी जाती है, उनको मारने की जो धमकी दी जाती है, वो कहाँ तक उचित है। आइए इस पर हम बहस शुरू करेंगे। उसके पहले मैं जो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। चौधरी जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस से राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पांडे जी, आपका स्वागत है। और आइए अब हम दो बाइटें सुनते हैं, जो एक बीजेपी की ओर से है और एक कांग्रेस की ओर से है। उसके बाद हम अपना डिबेट शुरू करेंगे। देखिए, आतंकवादियों का तो काम ही है करना, और पिछले 8 साल में आतंकवादी देश की सीमा से अंदर घुस नहीं पाए, क्योंकि मोदी सरकार का खुला बिल्कुल सैंक्शन है सिक्योरिटी एजेंसीज को, सुरक्षा की जितनी भी एजेंसीज हैं, कि जहाँ जो मिले कल्याण करो। तो हमारे पुलिस वाले, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेस सब 8 साल में उन्हें परिंदा भी पर नहीं मारने दिया, तो थोड़े तो बौखलाएंगे साहब। तो टेलीफोन व्हाट्सएप पे खेल खेल रहे हैं। हिम्मत है तो हमारी फोर्सेस का सामना करके दिखाएं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। चाहे किसी भी व्यक्ति को, ये कोई तरीका होता है हम उसको मार डालेंगे, उसको मार डालेंगे। काय का धर्म सिखाता है क्या मारना? हर धर्म में प्रार्थना किस बात की होती है? सब लोग सुखी हो, सब लोग आनंदित हो, सब अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें। अधर्मी लोग हैं। मध्य प्रदेश में लॉ ऑर्डर की व्यवस्था ये हो गई, हालात ये हो गए हैं कि पूरी तरह से चरमरा गया। जनप्रतिनिधि यहाँ सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दूसरे सारे विषयों पर टिप्पणी करने को तैयार हैं, पर ये सारा का सारा जो काम है, लॉ ऑर्डर है, उसको सही करने में, सुधारने में उनकी शायद कोई रुचि नहीं है। ये आज दुखद है कि मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। जनप्रतिनिधि को धमकाया जा रहा है अलग अलग जगह के ऊपर, और यहां पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अपराध कम हो गया है। यही सबसे बड़ी नाकामी है शिवराज सरकार की, भाजपा सरकार की, कि इनके शासनकाल में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, कि आम आदमी क्या सुरक्षित होगा जब जनप्रतिनिधि जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, जिनके आसपास सुरक्षा कर्मी रहते हैं। अभी आपने बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं दोनों की बाइट सुनी इस मुद्दे पर। तो ऐसा क्यों होता है कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला करने की, जनप्रतिनिधियों को मारने की, जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकियां क्यों दी जाती है, जबकि जनप्रतिनिधि का काम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना है, उन पर बयान देना है। तो इस प्रकार के बयानों का जवाब बयानों से क्यों नहीं दिया जाता? इस प्रकार इतना इन चीज़ों को तूल दे करके, और कहीं जेब काट के लाइए, 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे, कहीं पर आपको जान से मारने की धमकी दे करके बोला जाता है कि आपको हम जान से मारने वाले हैं, आपको बता दिया है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो क्यों होती है? तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी के इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी जी, ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं कि जिनमें इस प्रकार की उग्रता तक की बात और हिंसा की बात सामने आ जाती है, मारने मरने तक की बात सामने आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है।
और आतंकवादियों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह कैसे अशांति फैलाएं, कैसे किसी देश को अस्थिर करें, अराजकता पैदा करना उनका कार्य रहता है। जो तो अभी आप मानिए, हमारी सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह जी हैं, उनको धमकी मिली, उनको पहले भी धमकी मिली हुई थी और एक पत्र के माध्यम से उनको भेजा गया था, लेटर लिख करके, जी तो वो अभी निकला था। ऐसा और भी लोगों के साथ में होता है। तो अब बात ये आ गई कि धमकी दे पा रहे हैं, और ये भी आजकल देखिए ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल हैं और कॉल करते हैं जिससे कि आपका आईडी पता नहीं चल पा रही है, जो टेक्निकल उसका सहारा ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कानून को जी, कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है तब से आतंकवादियों के द्वारा जो हमले होते थे, जो बम विस्फोट हुआ करते थे, वो सारे बंद हो गए हैं। आप देखिए हर जगह, नहीं तो समझौता ब्लास्ट ट्रेन, समझौता ब्लास्ट केस हो गया, या बेस्ट बेकरी कांड हो गया, अहमदाबाद में धमाके हो गए, अक्षरधाम मंदिर में धमाके हो गए, हर जगह धमाके आपको में होते रहते थे ये। लेकिन जीरो टॉलरेंस की जो नीति है और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं हमारी भारत सरकार की, और भारतीय सेना जो है वो हर जगह अपना अपना कार्य कर रही है, सीमा पर सेना कर रही है, और सुरक्षा एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो काम करने का तरीका है, उसके कारण वो जो आतंकवादी हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, हमारे पहले ही नैप्ड कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जेएमबी का भोपाल के अंदर ही जो उनका तार पकड़े गए, उनके आतंकी पहले ही पकड़ लिए गए, उनकी प्लानिंग हो रही थी, उसके पहले ही उनको नैप्ड कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस लेके आई, और इससे देश के अंदर एक जनहानि नहीं हो रही, ये बहुत अच्छी बात है, सुखद संकेत है। और जैसा कि मैंने अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनकी बाइट सुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी मध्य प्रदेश की सरकार, जो राज्यों का विषय होता है, तो हर राज्य के विषय में जो कार्य करना चाहिए, तो सारी राज्य करें, वो किसी को आरोप प्रत्यारोप ना करें, क्योंकि कई सारी जगह पर कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं और वहां राज्य सरकारें लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रही हैं। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखिए शिवराज जी पहले ही कहते हैं कि हम, जी हमारी जो सरकार है वो वज्र से ज्यादा अपराधी हैं। जो अपराधी होते हैं वो कोई दंगाई होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, किसी भी संप्रदाय धर्म के सभी वो सिर्फ दंगाई होते हैं, कोई संप्रदाय नहीं होता वहां। उसके लिए वो वज्र से भी ज्यादा कठोर है, और शिवराज जी का वज्र दंड चल रहा है। आप देखिए शिवराज जी का वज्र दंड जो चला है, उसमें आप पिछले कुछ महीनों में ही लगभग लगभग 2 साल की बात करें, तो पिछले साल 2 साल में ही हमने लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि रिक्त कराई है, और उस पर हम गरीबों को आवास देंगे। और 2 लाख, लगभग लगभग 2 लाख जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमने जेल के अंदर डाला है। और एनएसए 400 से ज्यादा लोगों अपराधियों के ऊपर एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। और 423, 450 से ज्यादा, लगभग लगभग 423, 450, अभी डेटा बढ़ गया होगा, ये मेरे पास जो डेटा है वो मार्च 2022 का, 22 मार्च 2022 का डेटा है, और आज का जून का महीना चल रहा है। तो इसमें काफी सारा और भी बढ़ोतरी हो गई है, तो जीरो टॉलरेंस चल रही है। और दूसरी बात, शिवराज जी ने इसमें आपको बता दूं, चाहे वो लेकर माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, सबके ऊपर कार्रवाई की है। चिट फंड माफिया हो, सैंड माफिया हो, मिलावट माफिया हो, या लैंड माफिया हो, सारी जगह पे कार्रवाई माननीय शिवराज जी की सरकार कर रही है, वज्रदंड दे रही है, बिल्कुल। उनको वज्रदंड का मैं प्रहार आपके है। पास फिर और से आता आम व्यक्ति को, हूँ सत्येंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। मैं राम पांडे जी के पास आता हूँ। राम पांडे जी, आप सत्येंद्र जी की बात से कहाँ तक सहमत है जो उन्होंने बताया है, और जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और जो बातें उन्होंने की है, उससे आपकी सहमति है तो कितनी है, असहमति है तो क्या असहमति है? ये जो जनता हम लोगों को सुन रही है, ये उनके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम है, इन्होंने अपने आंकड़े बताए और मैं उसके जवाब में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा 25,000 एकड़ जमीन हमने माफिया लोगों से मुक्त कराई। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रभात झा जी ज्यादा करते थे, बल्कि हर महीने करते थे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी कि मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा भूमाफिया है जिसके पास 6,000 एकड़ सरकारी जमीन पर जिसने कब्जा कर रखा है, जो कि ग्वालियर से है, जिसका कि नाम ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, आपने दिखाया हुआ है। और उस प्रभात झा जी सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही थी कि सिंधिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया है, जिसके पास सरकार की 6,000 एकड़ जमीन है।
उसमें से तो इन्होंने 6 इंच भी नहीं छुड़ाई। तो फिर ये जमीन किसकी ली इन्होंने? फिर ये कहते हैं आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई। मुझे लगता है कि पठानकोट जो है वो अभी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर नहीं है। पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ था और उस आतंकवादी हमले की जांच करने के लिए आईएसआई आया था, जो कि आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, जिसे मोदी सरकार ने बुलाया था। जहां तक मैं जानता हूं कि पठानकोट भारत के नक्शे पर है। उरी हमला हुआ था, वो भी भारत में ही है, हिंदुस्तान में ही है। और पुलवामा, जहां के हमारे 52 सैनिकों को मार दिया गया था, पुलवामा भी अभी भारत में ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पुलवामा, उरी, पठानकोट ऐसी कई जगह हैं, मानते ही नहीं है कि अब ये हिंदुस्तान का पार्ट है। तो इनका काम, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, उसका विशेष जो बात है वो यही है कि ये लोग जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हैं। इनके झूठ बोलने के कारण ही इनकी ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। क्यों बोलते हैं झूठ आप? कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे। क्यों झूठ बोलते हो कि 30 रुपए का पेट्रोल देंगे? क्यों बोलते हो कि हम नौकरी देंगे? और अभी जो हमारे जो अग्निवीर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, उनको नौकरी नहीं करने देंगे। तो वो लोग कहां जाएंगे? तो आपको कोई ना कोई तो धमकी देगा ना। आपने क्या कहा किसानों को कि ये तो देशद्रोही है, 700 किसान आपने मार डाले, तो आपको किसानों से तो डरना पड़ेगा ना, आपको देश की जनता से डरना पड़ेगा ना। अब आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, श्रीलंका का राष्ट्रपति भाग गया महंगाई और बेरोजगारी के कारण। तो वो हालात हमारे मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसद हैं, टोटल 29 सांसद हैं। एक ही सांसद को धमकी क्यों मिलती है और हर महीने धमकी क्यों मिलती है? शिवराज सिंह है, वीडी शर्मा है और भी कई लोग हैं, उन्हें धमकी क्यों नहीं मिलती है? एक ही सांसद को, जो व्हील चेयर है, जरूरत पड़ती है तो फुटबॉल खेलता है, उसी को धमकी क्यों मिलती है? और फिर हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है? हमारे पास पुलिस है, आर्मी है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स, कौन सी ऐसी हमारे पास संस्था नहीं है? वो हर महीने कोई ना कोई धमकी देता है भोपाल की सांसद को, और धमकी देने वाले को पकड़ा नहीं जाता। क्या इनका कोई रिश्तेदार है? भाई यदि वो धमकी दे रहा है तो हम क्या इतने कमजोर हैं कि हम उनको नहीं पकड़ सकते हैं? और ये आतंकवाद की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इन्होंने सरकार बनाई, अटल जी की सरकार में दोनों बाप बेटे मंत्री थे, पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। ये दोनों को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आतंकवाद की समर्थक पार्टियां हैं दोनों। अब जब दोनों आतंकवाद की समर्थक पार्टियां हैं तो फिर आप उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाते हो? तो ये आपका जो दोहरा मापदंड है, ये क्यों होता है? ये तो जो सुरक्षा जो दी जा रही है आपके झूठ और धोखेबाजी के कारण दी जा रही है। आप कहते हो सेना के पास पैसा नहीं है बांटने के लिए, आप सबको तो जेट सिक्योरिटी दे रहे हो, बाइक सिक्योरिटी दे रहे हो, कंगना को दे रहे हो, विवेक को दे रहे हो, 500 लोगों को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। जितने भी विधायक सांसद हैं, सुरक्षा तो सभी को दी जाती है जी। जेट सुरक्षा, वायु सुरक्षा कभी कभी किसी किसी को दे दी जाती है। अब तो ये हरे गहरे नत्थु खैरो किसी को भी दे देते हैं। कंगना ने कुछ बोल दिया जेट सुरक्षा, विवेक ने कुछ बोल दिया जेट सुरक्षा, मैंने कुछ बोल दिया जेट सुरक्षा। जो कुछ बोल देगा, जो कुछ उल्टा सीधा देश के टुकड़े करने की बात करेगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, उसको ये जेट सुरक्षा देते हैं। पहले कभी कभार किसी को जेट सुरक्षा मिलती थी, वायु सुरक्षा मिलती थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेताओं को जेट सुरक्षा मिल रही है। ये कहते हैं कि सेना के पास युवाओं को, हमारे सैनिकों को बांटने के लिए तनख्वाह नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। और वायु सुरक्षा, जेट सुरक्षा के लिए पैसा है, 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदने के लिए इनके पास पैसा है, 18 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसा है, 30,000 करोड़ का खुद के लिए कार्यालय बनाने के लिए इनके पास पैसा है। शिवराज जी हर साल 100 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा है। इनके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने के लिए पैसा है, इनके पास सबके लिए पैसा है। लेकिन हमारे सेना के सैनिकों की तनख्वाह बांटने के लिए पैसा नहीं है। पांडे जी, मैं फिर से आपके पास आता हूं। मैं बीजेपी प्रवक्ता अपने सत्येंद्र जी के पास जाना चाह रहा हूं। सत्येंद्र जी, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, राम पांडे जी ने, जो या तो विषय से थोड़ी हटके भी थी
और विषय से भी संबंधित भी थी, दोनों प्रकार की बातें हुई जी। है। तो सुरक्षा की बात और सुरक्षा पर होने वाले व्यय की बात भी यहाँ सामने आई है, जेड सुरक्षा, वाय सुरक्षा। और ये सुरक्षा, इनका कहना है कि इस प्रकार से बोला जाता है और उसके रिएक्शन में यदि ऐसी बात आती है तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है और उसका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, जनता को ही देना पड़ता है एक तरह से। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का आरोप, हाँ, कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, लेकिन हम जनता को समझा देते हैं, हर बार समझाते हैं और जनता हमारी बात समझती है। उसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देती है, हर चुनाव में देती है। और तभी कांग्रेस का, आप देखिए, नेता विपक्ष नहीं बन पाता, 10% सीट्स उनकी नहीं आती। अब मैं बात करूं, जैसे इन्होंने बेरोजगारी की बात की, तो बेरोजगारी में हमको बताऊं, 2019 तक ही हम 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे गए थे। और अब मुद्रा लोन जो है हमारा, उसमें लैंडमार्क योजना रही है, उसमें ही हम लगभग 36 करोड़ लोगों को रोजगार दिया और 10 लाख तक का उसमें लोग, जो उद्यमों के लिए उद्यमशीलता भी बढ़ती है, उसमें 10 लाख रुपए लोन दिया जाता है और उद्यमशीलता बढ़ती है। एक काम शुरू करता है तो उसमें 4 लोगों को काम भी मिलता है। तो ऐसा काम हुआ। सीआईआई एमएसएमई का डेटा है, उसमें 6 करोड़ से ज्यादा के रोजगार 4 सालों में दिए गए थे। नेस्कॉम का डेटा है, उसमें 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार दिए गए। इसी प्रकार से पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति विभाग का डेटा है, उसमें भी 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिए गए। ईपीएफओ हर महीने रजिस्ट्रेशन करता है और बताता है कि नए पंजीयन जो हो रहे हैं, कभी 15 लाख तो कभी 13 लाख तो कभी 12 लाख तो कभी 14 लाख, हर महीने ऐसे नए लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये सब असंगठित कामगार, ये संगठित क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं आपसे, संगठित क्षेत्र में इतना रोजगार दिया। और आप देखिए, ये लोग तो घर बनाते थे जब अपने समय, तो पूरे 25 लाख घर इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में बनाए। हमने तो लगभग 1.25 करोड़ घर उस समय बना दिए, 5 साल के कार्यकाल में बनाए। आज तो 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा के प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी, तो उसमें कितना रोजगार मिला होगा। ये लोग नेशनल हाईवे जब बनाते थे तो हर साल यूपीए 1 और यूपीए 2 का एवरेज है 1400 किलोमीटर प्रति वर्ष नेशनल हाईवे बना पाते थे। आज हम हर साल लगभग 12,000 किलोमीटर से ज्यादा के नेशनल हाईवे बनाते हैं, तो इनसे लगभग 10 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो उसमें भी रोजगार मिल रहा है। अब 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा है, उसमें जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें रोजगार मिल रहा है। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का वाटरवेज हमने बना जी। दिया। अब आप देखिए, जो इस प्रकार से हमारे मित्र बात कह रहे थे महंगाई की, तो महंगाई पे तो ये आरोप ऐसे लगा देते हैं जैसे महंगाई यूपीए 1 और यूपीए 2 में एवरेज महंगाई दर जो थी बहुत अधिक थी, 8% से ज्यादा थी। और 2010 में तो 12% महंगाई दर थी, रिटेल खुदरा महंगाई दर, जो सीपीआई कहते हैं। सीपीआई 12% था। आज इटली में 8% महंगाई है। तो ये तो आरोप लगा देंगे कि इटली में भी जो है मोदी जी ने महंगाई कर दी है, माननीय सोनिया जी के घर में उनका जो, तो ये तो ऐसे कुछ जो भी आरोप लगाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अभी पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर 2 बार इतना पैसा कम किया, सत्येंद्र जी, जिससे अपन जनता थोड़ी को राहत मूल मिले। मुद्दे की खाद्य बात तेलों कर पर, लें। जो मूल मुद्दा है जी अपना आज का डिबेट का, कि इन पर हम इस प्रकार के धमकियां इनको जनप्रतिनिधियों को क्यों मिलती है? क्या इनकी देखिए मैं, जो है बयानबाजी इस प्रकार की जी होती जी है जिससे दूसरे लोग की भावनाएं हर्ट होती है, या और कोई कारण हो सकता है? क्या है इस ये ऐसा ही जनप्रतिनिधियों को ही क्यों धमकी इस प्रकार की मिल रही है? इस विषय पर अपन थोड़ी सी बात करें तो ठीक रहेगा जी। देखिए मैं बता दूं आपको, जो जनप्रतिनिधि हैं और भी काफी लोग हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। ये भी आपने, तो ये जो लोग हैं, ये किसी धर्म के नहीं होते, दरअसल ये आतंकी संगठन होते हैं। और आप देखिए, चाहे आईएसआईएस हो, आईएस खुरासान हो, अफगानिस्तान में जो आईएसआई चल रहा है, उन्होंने हमारे सिख गुरुद्वारे के ऊपर वहां जिस तरीके से हमला किया, अब तालिबान कह रहा है कि वहां आतंकवादी हमला हो गया। तो ये सारे लोग इस तरीके से, लोग ये संगठित होकर के ये कार्य करते हैं और उसके कारण ये धमकी देते हैं। और एक ना इस्लाम के समर्थक हैं ये लोग, ये दरअसल मानवता के विरोधी लोग हैं। और ये मध्य प्रदेश, जो भारत की बात करें तो देखिए, भारत में ये बात सही की राम जी ने जो बोला, राम हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वो जो कश्मीर के अंदर हो रहा है,
तो कश्मीर के अंदर ही अकेला ये स्थिति हो रही है, और उसमें भी दक्षिण कश्मीर के अंदर थोड़ी स्थिति खराब है, जो आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन पूरे भारत के अंदर ऐसी स्थिति नहीं हो रही कि कहीं अहमदाबाद में बम फट रहे हैं तो कभी दिल्ली में बम फट रहे हैं तो कभी बंबई में बम फट रहे हैं, हर जगह बम फट रहे हैं, हैदराबाद में बम फट रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में बम फट रहे हैं, हर जगह बम धमाके होते रहते थे जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया कि जनता आज शांति से और सुरक्षा का भाव उनको आ गया है, सुरक्षित रह के वो महसूस कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से इन्होंने बोला पठानकोट हुआ, उरी हुआ, तो हमने देखी है उरी जब हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके उसमें कितना बड़ा रिस्क था, सेना ने जोखिम लिया और उरी करके आए। उसके बाद कांग्रेसी मित्रों ने गाली दी, सेना को गुंडा कहा, सेना के सॉरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा लगाए। इसी प्रकार से आप देखिए, जब जो पुलवामा की घटना हुई तो बालाकोट तक जाकर के एयर स्ट्राइक करके आए, और वहां पर हमने आतंकी संगठनों को मारा, आतंकियों को मारा। वहां पर हमने कोई वहां के जो सिविलियन है उनको नहीं, और यही बात हम यूनाइटेड नेशंस को भी बताने में सफल रहे, जिसके कारण वो यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा कि भारत ने सही किया, और सारे विश्व ने भारत का सहयोग बिल्कुल। दिया। लेकिन हमारे यही कांग्रेस के मित्र लोग हैं, यही लोग कहते हैं कि मोदी जी और से हमें पाकिस्तान की सरकार जो है वो फिक्सिंग करती है, मैच फिक्स कर लेती है, ये कर लेती है। तो ये ठीक है सेना के सचिन जी, ऊपर मैं सॉरी एक का बार गाली देने का आपको काम रोक रहा हूँ, तो कांग्रेस मैं करती है। राम पांडे जी के पास जाना चाह रहा हूँ। राम पांडे जी, आप ये थोड़ा सा बताएं, सत्येंद्र जी ने बहुत सारी बातें, रोजगार इत्यादि दुनिया भर की सब बातें हुई है। मैं जो मुद्दा है उस पर कर रहा हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो शब्द बयान में इनके निकलते हैं जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, तो उनको क्या अपना बयान देते समय इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो किसी की भावनाओं को हर्ट न करे, किसी की भावनाएं उससे आहत न हो? आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं? इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है कि किसी की भावनाएं हर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये उनके पाठ्यक्रम में नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरे देश से आतंकवाद खत्म हो गया है, पूरे देश से अपराध खत्म हो गया है, तो फिर ये सुरक्षा बार बार क्यों बढ़ाई जा रही है? और आम जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन करता है उससे भी जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड जैसे चीजों से उनको नवाजा जाता है। और केवल धमकियों के कारण ही सुरक्षा नहीं दी जाती है। अब श्रीलंका में तो कोई धमकी नहीं दे रहा था ना। श्रीलंका का राष्ट्रपति क्यों भागा? क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, वहां महंगाई बेतहाशा बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये कारण भी हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, और रोजगार तो दिया नहीं। अभी इन्होंने बताया कि हमने रोजगार दिया। देश की जनसंख्या है करीब 130 करोड़ के आसपास, और इन्होंने आंकड़े बता दिए करीब 200 करोड़। इन्होंने तो मोदी जी को ही झुठला दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज बांट रहे हैं। जब मोदी जी स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर चुके हैं कि हम देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो जब आपने देश की रोजगार दे जनसंख्या दिया कितनी इतने है? लोगों को, तो जब 80 करोड़ कहां से आ गए ये लोग? देश की जनसंख्या के हिसाब से क्या इतने गरीब हैं क्या हमारे देश में? ये मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये मोदी जी का आंकड़ा है जी। यूपीए के समय ये आंकड़ा 15-20 करोड़ था, आज 80 करोड़ पहुंच चुका है। तो 60 करोड़ जो गरीब बढ़ चुके हैं, 60 करोड़ जो बीपीएल बढ़ चुके हैं, तो ये कैसे बढ़ चुके हैं? ये मोदी जी के शब्द हैं, मेरे नहीं है। और उन शब्द को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार रिपीट किया है। और कोरोना काल में हमने सबने देखा है कि पूरे देश की जो हमारे मजदूर थे, पूरे देश में इधर उधर पैदल चल रहे थे, सड़कों पर चल रहे थे, भूखे प्यासे चल रहे थे, मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं थी, उनके पास भी रोजगार नहीं था। रोजगार का मतलब होता है कि इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की नौकरी मिले, डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर की नौकरी मिले, सीए है तो उसको सीए की नौकरी मिले। ये नहीं कि वो पकौड़ा बेचे और सीवर लाइन साफ करे और झाड़ू लगाए। जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी एजुकेशन है, उस हिसाब से नौकरी मिलती है, उसे रोजगार कहते हैं।
ये नहीं होता है कि एमबीबीएस करने के बाद कोई झाड़ू लगाए या इंजीनियर बनने के बाद कोई सीवर साफ करे। तो ये जो इन्होंने झूठ बोला है, अब बताइए, जापान के प्रधानमंत्री को बुला लिया, पूरे देश को 4 दिन एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन हो गया, 1 लाख करोड़ का जापान से लोन ले लिया, उस पैसे को खा गए। अब बताइए, अभी पूरे देश में ये कह रहे हैं सब शांति है, आज ही भारत बंद है, आज ही पूरे देश में आग लगी हुई है, आज ही पूरे देश में ट्रेनों को रोका जा रहा है, आज ही पूरे देश के युवाओं को आप देशद्रोही कह रहे हैं। अब जब आप देश के युवाओं को देशद्रोही कह रहे हैं, जिन जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं, जो युवा सेना में आना चाहते हैं, जो अपनी जान देना चाहते हैं, जो अपने देश पर शहीद होना चाहते हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इनको नौकरी देंगे, आप पूरे तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जबकि सेना का यह काम नहीं है। सेना के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम इनको नौकरी नहीं देंगे, ये हमारे देश का युवा है, 4 साल से 10 साल से जो अपनी तैयारी कर रहा है, माताओं के मंगलसूत्र गहने बिक गए, जमीनें बिक गई, उनके घर बिक गए, दुकान बिक गए, और वो तैयारी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम इनको नौकरी देंगे और 4 साल देंगे, वो भी ठेके पर देंगे। वहां से निकल जाओगे तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप गार्ड की नौकरी करना, अंबानी अडानी के चौकीदार बनना, आप स्वीपर का काम करना, आप 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। आप भी तो 5 साल के लिए विधायक बनते हो, 5 साल के लिए सांसद बनते हो, 20-20, 40-40 साल की सरकारी नौकरी होती है। 75 सालों में अभी तक जो रिटायरमेंट 60-65 साल को होता है, वो रिटायरमेंट आपने 4 साल में कर दिया। कहां जा रही है अर्थव्यवस्था? राम पांडे जी, समय का भी हमारे पास बंधन है। मैं थोड़ी प्रतिक्रिया सत्येंद्र जी से लेना चाहता हूं। सत्येंद्र जी, आज ये नौकरी की चूंकि बीच में बात आ गई है और इस प्रकार की बात आई है, तो इस बात को क्या आप किस तरीके से लेंगे और क्या इसका जवाब है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कानूनगो जी आपके दर्शकों को कि कांग्रेस जो है ना भड़काने का और आग लगाने का काम करती है। जिस प्रकार से अरे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? 80 करोड़ देश में बीपीएल है, आप मोदी जी को झुठला रहे हैं। आप देखिए, आप मोदी जी को झुठला रहे हैं। कम से कम मोदी जी का तो सम्मान करें, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं। कम से कम मोदी जी को तो आप झूठा ना बोले, हम बोले तो चलेगा। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो कम से कम ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मोदी जी झूठे हैं। और क्या उन्होंने ये बोला था ना कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांट रहे हैं मुफ्त में? क्या है ये? चलिए, मैं उसी पर जवाब दे देता हूँ। आप शांति से दीजिए, धैर्य से, क्योंकि मैं और इस पर भी 6000 एकड़ संध्या की जमीन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 6000 एकड़ संध्या की जमीन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि आप माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका भी जवाब दीजिए। घटी है माननीय मोदी जी के समय, जो आपके समय गरीबी हुई है, 22% गरीबी थी, वो 12% जमीन को क्यों नहीं छोड़ा आपने? जी कानून जी, या तो आपके चैनल से बोलिए, इनकी आवाज शांत कर दीजिए। मेरे समय में भी अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा हूँ। मैं बताऊं, गरीबी जो है, गरीबी हटी है। अभी हमारे माननीय नड्डा, जेपी नड्डा जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने भी कहा, और ये सारा आईएमएफ ने भी बताया कि भारत के अंदर कांग्रेस के समय, यूपीए के समय 22% गरीबी थी, और अब वो होकर के 12% गरीबी बची। 10% से ज्यादा गरीबी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने 8 सालों में कम की है। और क्रिटिकल गरीब जो होते थे, बहुत ही गरीब, अति गरीब जो होते थे, उसमें भी 1% की गरीबी कम हुई है, वो माननीय मोदी जी के समय हुई है। और हमने कोरोना काल में इसका 80 करोड़ लोगों से राशन देने से गरीबी का संबंध नहीं है। उस समय जब काम धंधा नहीं रहता तो सभी लोगों के लिए राशन दिया गया है, और उसको राशन देने में 3,40,000 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि वो लोग मरते ऐसे, और फिर बाद में ये लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया देश की जनता को। और जिस प्रकार से आप देखिए, सुबोध कांत सहाय हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आज ये कहते हैं कि मोदी को हिटलर की मौत मरेगा। इनका इरफान अंसारी जो विधायक है झारखंड से, जामताड़ा से, वो कहता है कि अगर अग्निपथ की बात, अग्निपथ को बोले, अगर अग्निपथ लागू होगी तो देश लथपथ हो जाएगा खून से। वो कांग्रेस के मित्र लोग खून की नदियां बहाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं, देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी केरोसिन डाल के भड़काना चाहते हैं, और इस तरीके से इनके लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। सारे क्रिमिनल बीजेपी में है, शेख हुसैन में चले गए, सभी नागपुर में शेख हुसैन है, कांग्रेस का नेता है, वो कहता है मोदी जी कुत्ते की मौत मरेंगे।
इस तरीके से धिक्कार है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है इनके ऊपर? कांग्रेस बीजेपी में धमकी कौन देगा? आप देखिए कितने ज्यादा आप बौखला जाते हो, आप मानसिक दिवालियापन है। ये देखिए राम पांडे का दिवालियापन देखिए, मानसिक बौद्धिक दिवालियापन। ये मेरे समय में मानसिक बौद्धिक दिवालियापन है कांग्रेस का। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। आपके पास है, धमकी कौन देगा? अरे गुंडा सुबोध कांत सहाय है, आज गुंडा सुबोध कांत सहाय है। कांग्रेस क्या जिम्मेदार कार्रवाई करेगी इस पर? समय का सुबोध अभाव कांत है, सहाय के समय ऊपर पूरा क्या हो रहा कांग्रेस है। कार्रवाई करेगी तो कह रहा मोदी इसलिए मैं आप दोनों धिक्कार है। प्रवक्ताओं का, अरे सत्येंद्र जी का राम भी और पांडे की राम बौखलाहट पांडे जी देखिए। का बहुत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया और देश के धन्यवाद सारे अदा करता क्रिमिनल हूँ दुखी है। जो किसको? आप हमारे साथ खबर भारत के साथ जुड़े और मुद्दे पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असली बात जो आज के जनता के एजेंडे में थी कि जनप्रतिनिधियों पर हमले क्यों होते हैं, इसका जवाब न तो बीजेपी के प्रवक्ता के पास से आया, ना ही कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आया। बेरोजगारी, आतंकवाद इत्यादि बहुत सारे मसलों पर हमारे यहाँ दोनों प्रवक्ताओं ने चर्चा की, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर हमला क्यों होता है? क्या उनकी जबान इस प्रकार से फिसल जाती है कि उनसे जनता की कोई भावनाएं आहत हो जाती हैं और उसके कारण उनको इस प्रकार की धमकी मिलती है? ऐसा तो नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछने के बावजूद भी किसी की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। तो आज का जनता का एजेंडा का जो कार्यक्रम है, इसको मैं यहीं विराम देता हूं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।